हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको। ठीक है, तो आज अपनी साइंस की क्लास है अगली। साइंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 के अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन लास्ट थोड़ा सा पार्ट अपना पार्ट सी पढ़ने वाले हैं। पार्ट सी के साथ ही अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने पार्ट 1 में अपन ने पढ़ लिया था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। फिर अगले पार्ट में अपन ने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते, जो दूसरों पे रह के अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्लांट्स कहते हैं। पैरासाइट्स पढ़े थे, अमरबेल। कुछ ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो दूसरे इंसेक्ट्स को, जिसके जग बना हुआ था, जग के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रैप करके इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो उनको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। और सेप्रोट्रॉफ जो मृत चीज़ों पे या नॉन लिविंग चीज़ों पे जो रह के अपना फूड जो ऑब्टेन करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं प्लांट्स उगते कहाँ पे, ज़मीन में, और ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लेते हैं। अब क्योंकि वो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे तो एक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, ज़मीन में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लांट्स अपन सदियों से प्लांट्स उगते आ रहे ज़मीन में, लेकिन ज़मीन में कभी भी न्यूट्रिएंट्स कम नहीं हो रहे। इसका मतलब कोई ना कोई तरीका है जिससे ज़मीन में वापस नए न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, यानी उसमें रिप्लेनिश हो रहे हैं। यानी अगर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता है तो कोई ना कोई तरीका ऐसा भी जिससे वापस न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में आते हैं। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी ज़मीन में वापस नए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ जाते हैं अगर प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं तो। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or post? आपने किसानों को खेत में खाद और उर्वरक, मतलब खाद दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, तो दोनों डालते हुए देखा होगा। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. अब क्योंकि प्लांट ज़मीन से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और जो फर्टिलाइजर ज़मीन में अपन डालते हैं उनमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। अगर किसान रेगुलर खेती कर रहा है तो रेगुलरली इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी सॉइल में, और रेगुलरली हमें नए न्यूट्रिएंट्स इनमें डालने पड़ेंगे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो अगर ज़मीन में रेगुलर अपन खाद और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते जाएंगे तो सॉइल में कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, और जितने भी आने वाले टाइम में जो फसलें उगेंगी वो सारी हेल्दी उगेंगी, मतलब अच्छी फसल होगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ज़्यादातर बहुत सारे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स मतलब जो फसल, जैसे जिसमें बहुत सारे पेड़ उगते हैं, जैसे गेहूं की फसल जिसमें बहुत सारे गेहूं के पौधे होते हैं, चावल की फसल, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से, मतलब ज़मीन से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, लेकिन उस हवा वाली नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट। जैसे कि वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेके ले लेते हैं ना, वैसे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, और उन्हें नाइट्रोजन पानी में घुली हुई रूप में होनी चाहिए, और वो नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित होती है लेकिन वो वहाँ पे कम मात्रा में होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। अब ये जो हवा से ज़मीन में नाइट्रोजन कैसे आती है, तो एक बैक्टीरिया राइजोबियम जो क्या करता है, इस हवा वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके मिट्टी में सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके डाल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो इसलिए इसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए। सो इट ऑफन लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीज एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद
नाइट्रोजन। तो ये ग्राम, पीस, मटर, मूंग या बीन्स इन पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, और भोजन प्राप्त करने के बाद कार्य क्या करता है, हवा की नाइट्रोजन को जमीन में देकर उन पेड़ों को दे देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो वो जिन जिन प्लांट्स की जड़ों में रहता है उनको तो दे देता है नाइट्रोजन, और उस बदले में प्लांट्स उसे क्या दे देते हैं, फूड और शेल्टर। दस दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इनमें सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। सिम्बायोसिस मैंने पढ़ ही रखा है, जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो जुड़ाव है राइजोबियम का प्लांट्स की रूट से। जो ऐसे प्लांट्स जिन पे राइजोबियम पाया जाता है उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो इनके बीच का रिलेशनशिप फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट्स के पास अगर राइजोबियम नहीं होगा तो ज़मीन में वापस नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। यानी जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब वो प्लांट जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो जहाँ पे ये प्लांट्स उगाए जाते हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और उस ज़मीन में कभी नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में कन्वर्ट करके डालता जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जितनी भी दाल्स हैं उनके पौधे लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम खेत में दालें वगैरह उगा लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि दालें उगाने से वहाँ पे उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और अपने आप बिना खाद डाले ही ज़मीन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। आपने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्ट्रोफ। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरों पे निर्भर करते हैं। पैरासाइट जो जीवित प्राणियों पे निर्भर करें, और सेप्ट्रोट्रॉप वो पादप, वो प्लांट्स जो मृत पे निर्भर करें। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हीटरोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना पाते और प्लांट्स और बाकी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर पार्शियली हीटरोट्रॉप्स? हाँ, इंसेक्टिवायरस जो इंसेक्ट को खाते हैं वो एक तरह से पार्शियली हीटरोट्रॉप हो गए। इनको गिना तो प्लांट्स में जाता है, लेकिन ये होते हीटरोट्रॉप है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो अपना चैप्टर ओवर हो गया स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तीनों क्लासेस जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी उसे अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो ए, बी और सी को एक साथ तीनों एक बार में देख लो, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैंने भर दिए हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। अभी भी अपन ने पढ़ा है द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में होता है स्टोर। द फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कोर। तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? एक ग्रीन कलर का मटेरियल जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगली क्लास में, और फिर अगली क्लास में आपको ये सारा होमवर्क आपको फेयर कॉपी में करना होगा। ठीक है, तो जितना भी जैसे जो भी होमवर्क आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे आपको कॉपी में करना अच्छे से, फेयर कॉपी में। ये काम दोबारा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो, कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई कोरोना ख़त्म हो जाएगा, स्कूल जाएंगे, सब कुछ दोबारा चालू होगा। तो ध्यान रखना, जो होमवर्क हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। हम आगे ही पढ़ाएंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो बता सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन काम होमवर्क कभी दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका काम पेंडिंग होता जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर निरंतर अपने सारा काम, जितना भी डेली आपके वीडियोज़ आ रहे हैं उनके काम को फेयर कॉपी में करते जाइए, ताकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपके कोई काम पेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जितने भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं अपनी स्कूल के, जो आपके क्लासमेट्स, आपकी क्लास के बच्चे जो अभी इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं या आपसे बातचीत हुई हो कि हमारे तो पढ़ाई नहीं आ रही, तो आप उन्हें ये बोलो कि स्कूल में फ़ोन करके अपना व्हाट्सअप नंबर जुड़वाएं, ताकि उनकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। क्योंकि स्कूल में जिन जिन बच्चों के व्हाट्सअप नंबर मिल पाए हैं उन्हीं को ग्रुप में जोड़ा गया है। कई बच्चे रह गए हैं, तो अगर आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं तो आप उन्हें बोलें कि स्कूल फ़ोन करके या वो ग्रुप में आप उन बच्चों का नाम और उनका नंबर लिखकर ऐड करवा सकते हैं।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हमें ग्रुप में लिखिए, लेकिन टाइम टू टाइम वीडियोस को खूब देखिए, क्योंकि आपके व्यूज़ से हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने देखा, कितनों ने देखा। तो रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।